और यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज की क्लास में हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसा मैंने आप सभी से पहले कहा था कि डेली आपकी 17 सितंबर और 7 अक्टूबर तक कंटिन्यूस एक क्लास नॉर्सेट वाली रहेगी, जिसमें आपको 5 से 6 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन तक जीके जीएस के ऐड किए जाएंगे। बाकी आपके नर्सिंग के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपको क्लासेस अच्छी लगती हो, और जो भी लोग स्टडी से रिलेटेड मटेरियल एज एन पीडीएफ फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके मटेरियल्स को परचेस कर सकते हैं। प्राइस बहुत ही चीप रखा गया है जो कि हर एक कैंडिडेट अफोर्ड कर पाए। और भी आपको कोई डाउट रह जाते हैं तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं क्लियर। और जिन्होंने तो प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है नॉर्सेट के लिए जो पहले अपडेट की गई थी वो भी आप देखिए। एएनएम वाले पेपर दे रहे हैं तो एएनएम की क्लासेस भी डेली चल रही हैं, तो आप सभी क्लासेस देखिए। और जो नॉर्सेट के लिए ओनली सबको लगता है कि इवनिंग वाली क्लास इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा नहीं है। जो मॉर्निंग में भी होती हैं इवनिंग में भी, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट नहीं किए जा रहे हैं दोनों क्लासेस में, दोनों में अलग अलग क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर तो आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन है मोस्टली क्वेश्चन हम कम्युनिटी और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया गया था, जिन भी लोगों ने आंसर दिया है सही आंसर दिया है, क्वेश्चन था आपका द टाइप ऑफ जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन ईयर ऑसिकल्स। तो जो ईयर ऑसिकल्स है मेलियस, इनकस, स्टेपस, इनके बीच में जो जॉइंट है वो कौन सा जॉइंट होता है पूछा था। तो सभी ने सही आंसर दिया है और जॉइंट्स का नाम क्या है, साइनोवियल जॉइंट। देखिए 3 पेयर ऑफ रहेंगे, मिलियस, इनकस एंड स्टेपस। स्टेपस है जो कि सबसे छोटी रहेगी, स्ट्रिप शेप में रहेगी। अब ये तीनों बोन्स को, ईयर ऑसिकल्स को जोड़ने के लिए कोई ना कोई जॉइंट्स तो चाहिए ही चाहिए है, तो वो क्या है, वो कहलाएगा साइनोवियल जॉइंट। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इन्फ्लामेशन ऑफ टिश्यू सराउंडिंग द नेल्स इज नोन एज। तो जो आपके नाखून है उनके चारों तरफ यदि इन्फ्लामेशन हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, क्लबिंग, ऑन्कोलाइसिस, कोलंचिया या फिर पैरेंचिया। क्या टर्म यूज़ किया जाएगा, इमेज बेस्ड क्वेश्चन नॉर्सेट 2 में है, जो 1 या 2 में आ चुका है एक बार। कौन सा टर्म है जो यूज़ किया जाएगा यदि नेल्स के चारों तरफ क्या हो जाए, स्वेल, इन्फ्लामेशन हो जाए, तो क्या वर्ड यूज़ किया जाएगा, तब वर्ड यूज़ किया जाएगा क्या यहाँ पर, पैरेंचिया। क्या यूज़ होगा, पैरेंचिया। यहाँ पर इस तरीके से इन्फ्लामेशन हो जाए नेल्स के चारों तरफ तो वो कहलाएगा पैरेंचिया। और कोलेंचिया का मतलब होता है स्पून नेल्स। यदि पूछा जाए आपको तो ये क्या कहलाता है, स्पून नेल्स, कोलेंचिया। तो ये भी सॉफ्ट नेल्स हैं जो कि स्पून शेप में हो जाएंगे, तो यहाँ पर इसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाएगा, कोलेंचिया। और जो क्लबिंग ऑफ फिंगर है वो इस तरीके से रहेंगी। ये जनरली क्लबिंग ऑफ फिंगर जो हार्ट वाले बच्चे होते हैं, हार्ट पेशेंट वाले बच्चे होते हैं, उनमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट वन इज इन लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर विच गैसेज इज यूज्ड फॉर इन्फ्लेशन ऑफ एब्डोमिनल वॉल। तो नाउअडेज जो लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर किए जाते हैं, पहले ओपन जो डायरेक्ट जो सर्जरी की जाती थी, बट नाउअडेज जो लेप्रोस्कोपी वगैरह की जाती हैं तो उसमें एब्डोमिनल कोई भी सर्जरी वगैरह की जानी है तो लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर के थ्रू की जाएगी। तो यहाँ पर कौन सी गैस यूज़ की जाएगी जिससे एब्डोमिन को इन्फ्लेट किया जा सके, फुलाया जाएगा, जब तो पूरे ऑर्गन प्रॉपर विजिबल होंगे। तो यहाँ पर कौन सी गैस यूज़ की जाएगी, CO2, O2, N2 या फिर हीलियम। लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर में एब्डोमिनल वॉल को क्या करने के लिए, इन्फ्लेट करने के लिए, फुलाने के लिए, तो उस गैस का नाम है क्या, CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड। तो लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर होते हैं, क्या है, लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर में क्या किया जाएगा, ये मान लीजिए आपकी कोई सी भी एब्डोमिनल सर्जरी होनी हो तो इसमें कम काटापीटी होगी। सबसे बड़ी बात तो क्या है, उनको छोटा इंसिजन लगाया जाएगा एज़ कम्पेयर टू जो सर्जरीज पहले होती थी। कुछ चीज़ों को डायग्नोस करने के लिए भी ये प्रोसीजर यूज़ किया जाता है, कुछ प्रॉब्लम्स डायग्नोस करने के लिए भी ये यूज़ किया जाएगा, क्या, लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर। जो गैस यूज़ होगी एब्डोमिनल वॉल को फुलाने के लिए वो क्या होगी, CO2। नेक्स्ट इज कैलोरी इनटेक ऑफ 1 ईयर चाइल्ड पर kg इज।
तो 1 साल के बच्चे के लिए कितने किलो कैलोरीज की ज़रूरत पड़ेगी? ऑप्शन में 100, 200, 300 या फिर 400 किलो कैलोरी। ये क्वेश्चन भी आपको आ चुका है, या तो 2 साल के बच्चे का पूछ सकते, 3 साल के बच्चे का की जा रही है। तो पर केजी है जो 100 किलो कैलोरीज की ज़रूरत होती है। कितना? 1 साल के बच्चे में यदि बच्चे का वजन 10 किलोग्राम है या फिर बच्चे का वजन 9 किलोग्राम है तो उसको एज पर द वेट के 1 केजी बॉडी वेट पर 100 किलो कैलोरीज की ज़रूरत पड़ेगी। 1 साल का बच्चा है तो कितनी कैलोरीज की ज़रूरत पड़ेगी? तो यहाँ पर कहा है कि पर केजी के हिसाब से तो वो होगी 100 किलो कैलोरीज। कितना? 100 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट। अब यहाँ पे देखिए, यदि आप एनर्जी रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करते हैं 1 साल के बच्चे के लिए, तो यहाँ पर यदि 1 साल का बच्चा है तो उसको 1000 किलो कैलोरीज की ज़रूरत पड़ेगी। अब 1 साल तक के बच्चे का है जो वजन 10 केजी है, जो एक एवरेज वेट की बात की जा रही है, वो हो सकता है। तो यहाँ पर जो बच्चे के वजन के हिसाब से हम कहेंगे तो कितना? 100 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट। तो यदि बच्चा 1 साल का है तो उसको 1000 किलो कैलोरीज की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर मान लीजिए आपको बच्चे का वजन दिया गया है कि बच्चे का वजन 8 किलोग्राम है। अब उस बच्चे को कितनी कैलोरीज की ज़रूरत पड़ेगी? तब आप क्या कहेंगे? 800 किलो कैलोरीज की, क्योंकि पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 100 किलो कैलोरीज है जो ज़रूरी पड़ेगी। नेक्स्ट इज, इफ अ बेबी बॉर्न एट CHC इन इम्यूनाइजेशन विच वैक्सीन शुड बी एडमिनिस्टर फर्स्ट? तो यदि किसी बच्चे का जन्म कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हुआ है उसको कौन सी वैक्सीन सबसे पहले दी जाएगी? DPT, MMR, BCG या फिर इन्फ्लुएंजा? कौन सी वैक्सीन सबसे पहले देंगे यदि बच्चा CHC में पैदा हुआ है? CHC में होता है या PSC में होता है तो सबसे पहला इम्यूनाइजेशन होता है बच्चे का BCG का, ओरल पोलियो का, हेपेटाइटिस B का एंड विटामिन K का इंजेक्शन इंट्रामस्कुलरली लगाया जाएगा। तो यहाँ पर एज एन ऑप्शन की हम बात करते हैं तो आपका आंसर क्या होगा कि बच्चे में पैदा होते ही 3 वैक्सीन दिए जाते हैं। एक तो दिया जाता है BCG, फिर ओरल पोलियो वैक्सीन एंड फिर दिया जाता है हेपेटाइटिस B वैक्सीन, और साथ ही साथ तुरंत ही बच्चे को इमीडिएटली विटामिन K का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि बच्चे को ब्लीडिंग से प्रिवेंट किया जा सके। तो यहाँ पर जो CHC में बच्चे को वैक्सीन देंगे हम, वो कौन सा होगा? बैसिलाई कालमेटिक यूरिन प्रिवेंशन फॉर, किसके लिए प्रिवेंट करने के लिए देंगे? TB के लिए। तो जो BCG वैक्सीन है इंट्राडर्मल रूट से दिया जाता है लेफ्ट अपर आर्म में। कहाँ पर? लेफ्ट अपर आर्म में BCG वैक्सीन है जो कि दिया जाएगा। अब यहाँ पर डोज होता है एट द बर्थ 0.05 ml। कितना? 0.05 ml। यदि बच्चे को 1 महीने के अंदर, बच्चा पैदा हुआ है उसके 1 महीने के अंदर है जो कितना लग जाए, वैक्सीन लग जाए BCG का, तब तो आप लगाएंगे 0.05 ml। लेकिन बच्चा जब 4 वीक से ज़्यादा या फिर 1 महीने से ज़्यादा का हो जाता है तब उसमें आप डोज देंगे 0.1 ml। कितना? 0.1 ml। और BCG एक लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है, TB से प्रोटेक्ट करने के लिए दी जाती है। डाइल्यूशन के तौर पर इसके लिए नॉर्मल सलाइन यूज़ किया जाता है और स्टोर करके रखी जाती है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। ये बेसिक चीज़ें हैं BCG वैक्सीन को लेके आपको एग्जाम में आ सकती हैं। तो BCG इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है लेफ्ट अपर आर्म में। डोज होता है 0.05 ml एट द टाइम ऑफ बर्थ से लेके 4 वीक की एज तक। लेकिन बच्चे का जो पैदा होते हैं उसको 4 वीक से ज़्यादा हो गए तब इसका डोज दिया जाएगा 0.1 ml। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है, आफ्टर 1 ईयर BCG है जो नहीं दी जाती। आफ्टर 1 ईयर की एज हो जाए यदि बच्चे की तो BCG है जो नहीं दी जाती है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में आपको पूछ सकते हैं। तो BCG का डोज अलग अलग है, 1 साल 1 महीने के बच्चे के लिए अलग और 1 महीने से 1 साल के लिए 0.1 ml। नेक्स्ट इज ILO, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड इन। तो ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्कॉटलैंड, जेनेवा, डेनमार्क या फिर USA में? तो कहाँ पर है ILO का हेडक्वार्टर? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर जनेवा में। कहाँ पर? जनेवा में। इसकी स्थापना कब हुई थी? किसकी?
जो यहाँ पर ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जहाँ पर किसका है? WHO का। अब आपको पूछा जाता है लेबर डे कब मनाया जाता है? तो लेबर डे हर साल हम कब मनाते हैं? 1 मई को। नेक्स्ट इज 3Ds, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस आर द सिम्टम्स ऑफ विच डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। 3D सिम्टम्स किस डिसीज में देखने को मिलेंगे? डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस। थायामीन, राइबोफ्लेविन, बायोटिन या फिर नियासिन, किसकी कमी से 3D सिम्टम होंगे? 3D सिम्टम होते हैं नियासिन की कमी के कारण। किसके कारण? नियासिन की कमी के कारण। 3D सिम्टम्स जो यहाँ पे बताए हैं, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, ये तीनों सिम्टम किसके हैं? ये तीनों सिम्टम होते हैं पेलाग्रा के। किसके? पेलाग्रा के। और ये पेलाग्रा होता है किससे? नियासिन की कमी के कारण। और इसके 3D सिम्टम्स बस यदि पूछे, यदि 4D कर दें इसको, 4D जो RBS के प्रोग्राम का 4D है आपका, तो इस 4D में आपका हो जाएगा, 4th वन इज द डेथ, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, एंड लास्ट वन इज द डेथ। नेक्स्ट इज विच इज द बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट आयरन डेफिशिएंसी इन अ क्लाइंट। तो यदि किसी क्लाइंट में आयरन की कमी का पता करना है तो कौन सा टेस्ट है जो प्रेफरेबल रहेगा? फेरस सल्फेट, सीरम फेरेटिन, सीरम आयरन या फिर हीमोग्लोबिन। कौन सा टेस्ट किया जाएगा पर्सन में यदि आयरन की कमी पता करनी है? तो वो होगा आपका सीरम फेरेटिन टेस्ट। जस्ट बिकॉज आपकी बॉडी में आयरन के फॉर्म में नहीं जाता, सीरम फेरेटिन के फॉर्म में जाएगा, तो उस फेरेटिन को चेक किया जाएगा कि आपकी बॉडी ने एब्जॉर्व कितना किया है, एब्जॉर्व किया है या नहीं, और कितना है। तो ये सब चीज़ें चेक की जाएंगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सीरम फेरेटिन। नेक्स्ट वन ट्रिप्टोफैन, ये हमने कल भी पढ़ा था, ट्रिप्टोफैन को अलग तरीके से कल पढ़ा था। ऑप्शन क्वेश्चन है यहाँ पर, ट्रिप्टोफैन इज प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट। तो ट्रिप्टोफैन सभी चीज़ों में होता है किसी एक को छोड़कर, मैजे, चिकन, फिश या फिर चीज़। लेथरिस में जो एक प्रॉब्लम है हमने पढ़ी हुई है, किसके ज़्यादा खाने से होती है? होती है मैजे के ज़्यादा खाने से। इससे मैजे के ज़्यादा खाने से। अब यहाँ पर ट्रिप्टोफैन सब में है, चिकन में होता है, फिश में होगा, चीज़ में होगा, मिल्क में होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा तो होगा मैजे। ट्रिप्टोफैन एक क्या है? अमीनो एसिड है जो कि आपकी नॉर्मल ग्रोथ और बॉडी में नाइट्रोजन के बैलेंस के लिए ज़रूरी है। क्या? ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन है जो एक नेचुरल सेडेटिव की तरह भी काम करता है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि क्या है जो ऐसा एज अ नेचुरल सेडेटिव का काम करेगा कि आपने ट्रिप्टोफैन वाली चीज़ें खाई और आपको नींद आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पर कल की क्लास में हमने देखी थी, लेकिन यहाँ पर आज की क्लास में कि ट्रिप्टोफैन सब चीज़ों में किसी एक को छोड़कर, तो एक इसमें नहीं होगा तो वो होगा मैजे, बाकी सब में होगा। मिल्क में रहेगा, हॉट मिल्क में, चीज़ में, फिश में, चिकन में। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट HIV इज नोन एज। टाइम पीरियड है किसके बीच का? इन्फेक्शन का और आपकी बॉडी में एंटीबॉडी डिटेक्ट होने तक का। तो ये क्या कहलाएगा? एक्यूट इन्फेक्शन, एक्टिव HIV, विंडो पीरियड या फिर क्रॉनिक इन्फेक्शन। तो टाइम पीरियड बिटवीन द इन्फेक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, HIV के अगेंस्ट एंटीबॉडी का डिटेक्ट होना और इन्फेक्शन, तो इन दोनों के बीच का जो ड्यूरेशन है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है विंडो पीरियड। क्या कहलाएगा? विंडो पीरियड। कि आपको HIV इन्फेक्शन एक्सपोज हुए हैं आप उसमें, और आपका टेस्ट है जो आने की एक्यूरेसी आने के पहले का जो पीरियड है, डिटेक्ट हो जाए कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडी है HIV की, ये चीज़ डिटेक्ट हो जाए तो वो टाइम पीरियड क्या कहलाएगा? विंडो पीरियड। क्या है? विंडो पीरियड। नेक्स्ट इज पेप स्मीयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पेप स्मीयर कौन सा एग्जाम्पल है? प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी, टर्सरी या फिर नन ऑफ द अबव। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में हमेशा दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है इम्यूनाइजेशन और दूसरा होता है क्या? हेल्थ एजुकेशन। अब यहाँ पर पेप स्मीयर में क्या किया जाएगा? स्क्रीनिंग की जाएगी ताकि कोई बीमारी ना हो। सॉरी, यहाँ पर पेप स्मीयर किया जाएगा सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए। तो आपको सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए क्या किया जाएगा? पेप स्मीयर टेस्ट, अरे स्पेकुला यूज़ करके स्मीयर कलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर ये सर्वाइकल कैंसर किस में आएगा? सब क्लिनिकल स्टेट में, डिसीज होने की प्रोग्रेशन के पहले की स्टेज में क्या आएगा?
तो ये कहलाएगा सब क्लिनिकल केस और ये क्या है सेकेंडरी प्रिवेंशन में आपका आ जाएगा, किसमें सेकेंडरी प्रिवेंशन में। नेक्स्ट इज रेबीज इज कॉज्ड बाय वायरस कॉल्ड, तो रेबीज कौन से वायरस से होगा, एडिनो वायरस, फाइलेरियल मिक्सो या फिर लाइजा वायरस टाइप फर्स्ट। तो एडीज है जो किसके कारण होगा या फिर रेबीज है जो इसका वायरस कौन सा है, रेबीज का वायरस है लाइजा वायरस टाइप फर्स्ट, कौन सा लाइजा वायरस टाइप फर्स्ट। रेबीज के लिए आरएनए वायरस रिस्पॉन्सिबल है लाइजा वायरस टाइप फर्स्ट जो कि रेप्डोब्रेडा सीरोटाइप 1 फैमिली से बिलोंग करेगा। फैमिली पूछा तो रेप्डोब्रेडा और वायरस पूछा तो लाइजा वायरस टाइप 1। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम लॉन्च्ड इन विच ईयर, एकीकृत बाल संरक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम कब लाई गई थी, 2009 से 2010 के बीच में, 2010 से 2011 के बीच में, 2021 से 2022 के बीच में या फिर 1995 से 1996 के बीच में। इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम कब लाई गई थी, तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम लाई गई थी 2009 से 2010 के बीच में। कब, 2009 टू 2010 के बीच में लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। एग्जाम में आ सकता है कि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पढ़ा है उसी के तहत मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया था। यहाँ पर जो वल्नरेबल चिल्ड्रन है, क्या है वल्नरेबल चिल्ड्रन है, उनके लिए लाया गया था क्या प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर ही आएगा, लेकिन लॉन्च हुआ था 2009 से 2010 के बीच में। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया था और ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। नेक्स्ट इज पोषण अभियान लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री, पोषण अभियान कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, लेबर मिनिस्ट्री या फिर अदर मिनिस्ट्री ने। पोषण अभियान एग्जाम में इसका फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है, क्या है पोषण अभियान। तो जो पोषण अभियान है यहाँ पर ये लाया गया था कब, ये लाया गया था 2018 में। कब लाया गया था, 2018 में। इसका फुल फॉर्म यदि आपको पूछा जाता है तो क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर क्या है, इसका फुल फॉर्म है, यदि पोषण अभियान का फुल फॉर्म पूछे तो क्या है, प्राइम मिनिस्टर ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। और ये प्रोग्राम लाया गया था 8 मार्च 2018 को। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इस प्रोग्राम को लेके आया था। रिसेंट में इसकी जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्टर है वो कौन है, वो स्मृति ईरानी। उस टाइम पे लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। झुंझुनू जो राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है झुंझुनू, वहाँ पर इसको लॉन्च किया था 8 मार्च 2018 को। इसी जो स्कीम है, अभियान है पोषण अभियान, इसी का नाम है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। क्या है, पोषण अभियान का दूसरा नाम क्या है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। और यहाँ पर इस प्रोग्राम ने रिप्लेस किया था मिड डे मील स्कीम को, जो मिड डे मील स्कूल प्रोग्राम है। तो पोषण अभियान ने मिड डे मील स्कीम को क्या किया था, रिप्लेस किया था। हर महीने हम पोषण माह मनाते हैं, कब, 1 से 30 सितंबर तक। जब ये स्कीम लाई गई थी, जब ये अभियान लॉन्च किया गया था मोदी जी के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, तो उस टाइम पे ये भी साथ में अनाउंस किया गया था कि सितंबर का पूरा महीना पोषण माह के हिसाब से मनाया जाएगा। जैसे अगस्त फर्स्ट वीक है जो ब्रेस्ट फीडिंग वीक के तौर पे मनाते हैं, वैसे ही पूरा सितंबर 1 से 30 सितंबर तक है जो पोषण अभियान के तौर पे मनाया जाएगा, जिसमें 6 साल तक की एज ग्रुप के बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज़ और यहाँ पर लैक्टेटिंग मदर्स हैं जो शामिल रहेंगी। क्लियर है। तो यहाँ पर पोषण अभियान आपको एग्जाम में आ सकता है। इसमें आपके यंग चिल्ड्रन, वुमेन और एडोलेसेंट गर्ल्स जिनका वजन कम है, माल नरिशमेंट के लिए ये प्रोग्राम लाया गया था। 8 मार्च 2018 को झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट इज द ब्लाइंड स्पॉट ऑफ आई इज नोन एज,
तो जो ब्लाइंड स्पॉट है आंखों का कौन सा है? कॉन्स, रॉड्स, ऑप्टिक डिस्क या फिर प्यूपिल। ब्लाइंड स्पॉट क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि वहाँ पर कोई भी रेज है जो नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर जो ब्लाइंड स्पॉट है वो क्या है? वो ऑप्टिक डिस्क। क्या होगी? ऑप्टिक डिस्क। नेक्स्ट वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में तो ये आता ही आता है। एलेंस टेस्ट इज यूज्ड फॉर। तो एलेंस टेस्ट है जो किसके लिए यूज किया जाता है? मीडियन नर्व कंप्रेशन के लिए, अल्नार नर्व फंक्शन चेक करने के लिए, इंटीग्रिटी ऑफ पाल्मर आर्च या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर एलेन टेस्ट किया जाता है, एग्जाम में आपको आता है एलेन टेस्ट। या तो सीधा प्रोसीजर करके दिखाया जाएगा या फिर आपको इसी तरीके से पूछा जाएगा। किया जाता है इंटीग्रिटी ऑफ पाल्मर आर्च के लिए। किसके लिए? यहाँ पर आपका टेस्ट किया जाएगा कि रेडियल अल्नर आर्टरी, यहाँ पर ये टेस्ट क्या है? इट इज अ टेस्ट डन टू डिटरमाइन दैट कोलेटरल सर्कुलेशन इज प्रेजेंट फ्रॉम द अल्नर आर्टरी इन केस ऑफ थ्रोम्बोसिस अकर इन द रेडियल। तो यहाँ पर यदि इनकेस रेडियल में कुछ थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है तो अल्नर आर्टरी के लिए टेस्ट किया जाएगा। तो याद रखें एलन टेस्ट किसके लिए? पाल्मर आर्च के लिए यहाँ पर ये टेस्ट किया जाएगा। अब आपको या तो एग्जाम में सीधा टेस्ट करके, यहाँ पे जो इमेज दिख रही है, या तो ये सीधा टेस्ट करके दिखाया जाएगा कि ये कौन सा टेस्ट चल रहा है। सिनेरियो बेस्ड जो क्वेश्चन आपके मेंस में होंगे उसमें आपको आ सकता है। तो यहाँ पर यदि ये टेस्ट किया जा रहा है मतलब ब्लड फ्लो के लिए यहाँ पे चेक किया जा रहा है कि अल्नर आर्टरी में ब्लड फ्लो हो रहा है इनकेस रेडियल में कुछ थ्रोम्बस या क्लॉट का फॉर्मेशन हुआ है तो। नेक्स्ट इज कार्पल टनल सिंड्रोम इज ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ। कार्पल टनल सिंड्रोम कौन सी नर्व के कंप्रेशन होने के कारण होगा? रेडियल नर्व, अल्नार नर्व, मीडियन नर्व या फिर अल्नार आर्टरी। मीडियन नर्व के कारण तो जो म्यूजिशियन नर्व जिसको कहा जाता है वही मीडियन नर्व। अब यहाँ पर कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम होता किस में है सबसे ज़्यादा? जो लोग या तो लंबे टाइम तक कंप्यूटर्स पे काम करते हैं या टाइपिंग वाला काम करते हैं उनको होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो इसमें क्या होगा? मरीज को नंबनेस टाइप से फील होने लगेगी और ये होता है मीडियन नर्व के कंप्रेस होने के कारण। किसके कारण? मीडियन नर्व के कंप्रेस होने के कारण। इसको मीडियन नर्व कंप्रेशन भी कहा जाता है, जिसमें जब ये आपकी मीडियन नर्व कंप्रेस होगी कार्पल टनल सिंड्रोम में, नमनेस होगी, टिंगलिंग होगी, वीकनेस होगी आपको साथ में। क्यों? क्योंकि आपकी उस नर्व पे प्रेशर पड़ रहा है। जब भी नर्व पे प्रेशर पड़ता है हमेशा तो सबसे पहले नमनेस आपको, सबसे पहले जो आपकी झिंझिनी चढ़ती है पैर में उस टाइप से आपको हाथ में भी फील होगा कि हाथ में मेरे जान ही नहीं बची है, उस तरीके से। तो ये क्या है? मीडियन नर्व कंप्रेस होने के कारण कार्पल टनल सिंड्रोम होगा। और पूछा जाए कि किसमें होने के चांसेस रहते हैं ज़्यादा? जो भी लोग लंबे टाइम तक कंप्यूटर्स पे काम करते हैं या फिर आईटी में काम करते हैं उनके लिए। नेक्स्ट इज वॉल्व ऑफ हेस्नर्स इज प्रेजेंट इन। तो हेस्नर्स वॉल्व कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे? नेजोलैक्राइमल डक्ट में, पेंक्रियाटिक डक्ट में, पैरोटिड ग्लैंड डक्ट में या फिर ऑल ऑफ दी जगह, सभी जगह रहेंगे। वॉल्व ऑफ हेस्नर कहाँ पर रहेंगे? वॉल्व, आप लोग भी आंसर पुट कीजिए। वॉल्व ऑफ हेस्नर कहाँ पर रहेंगे? तो ये रहते हैं आपके नेजोलैक्राइमल डक्ट के यहाँ पर। जो फोल्ड है म्यूकस मेम्ब्रेन के, जो फोल्ड रहेंगे नेजोलैक्राइमल डक्ट के यहाँ पर, वो कहलाते हैं क्या? वॉल्व ऑफ हेस्नर। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे? एयर को प्रिवेंट करेंगे। इट जनरली प्रिवेंट्स एयर फ्रॉम बीइंग ब्लोन बैक फ्रॉम द नोज इनटू द लैक्राइमल सैक। तो आपके लैक्राइमल सैक के यहाँ पर जो आप नाक से जब सांस खींचते हैं तो वहाँ पे ना जा पाए, उस चीज़ को प्रिवेंट करेंगे। क्या? वॉल्व ऑफ हेस्नर। क्या है? वॉल्व ऑफ हेस्नर कहाँ पे रहेंगे? नेजोलैक्राइमल डक्ट के यहाँ पर। ये क्या करेंगे? जैसे ही आपने नाक से सांस खींची तो ये क्या प्रिवेंट करेंगे कि जो एयर है वो आपकी लैक्राइमल डक्ट में ना जाके आपकी आंखों के थ्रू आपको इरिटेट ना करे। तो इसलिए क्या रहेंगे? वॉल्व ऑफ हेस्नर इस तरीके से अपना काम भी करेंगे। कहाँ पे रहेंगे? लोअर एंड ऑफ द नेजोलैक्राइमल डक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय साइनस। तो साइनस का मतलब है क्या? स्पेस बिटवीन टू बोन्स, कैविटीज इन द बोन्स, स्पेस बिटवीन टू टिश्यू लेयर या फिर स्पेस बिटवीन टू लंग्स। तो साइनस का मतलब यहाँ पर क्या है? साइनसिस का मतलब यहाँ पर क्या है? तो साइनस का मतलब होता है कैविटीज। क्या है? दो हड्डियों के बीच का स्पेस। क्या है?
तो यहाँ पर क्या होगा, कैविटीज़ इन द बोन। यदि आपकी हड्डियों में जो कैविटीज़ हैं तो वो क्या कहलाएगा, साइनस। ये देखिए यहाँ पर आपकी बॉडी में, सॉरी आपके हेड में 4 साइनस होते हैं, 4 पेयर्ड कैविटीज़ और स्पेस हैं, क्या कहलाएंगे, साइनस। दे आर कनेक्टेड बाय नैरो चैनल। द साइनसेस मेक थिन म्यूकस ड्रेन्स आउट ऑफ द चैनल्स ऑफ द नोज। और ये ड्रेनेज क्या काम करेगा, आपकी नाक को बैक्टीरिया वायरस से फ्री करने में हेल्प करेगा। कुछ केस में जब आपको साइनसाइटिस होता है, यही साइनस में इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन हो जाता है, जब आपको जो आपके साइनस है इन्फ्लामेशन होगा, या फिर आपको इन्फ्लामेशन कह सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा म्यूकस ज़्यादा एक्सेस बन रहा है तो वो आपकी नाक से आएगा। तो ये सब किसके कारण होता है, साइनसाइटिस के कारण। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कैविटीज इन द बोन्स। नेक्स्ट वन, कहान्स टेस्ट इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। तो कहान्स टेस्ट किसको डायग्नोस करने के लिए यूज़ किया जाता है, सिफिलिस, टिटनस, ट्राकोमा या फिर रेबीज। ट्राकोमा आइज डिसीज है जिसके लिए सेफ स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है, आपको पढ़ाया गया है। टिटनस के लिए यहाँ पर ये टेस्ट नहीं होगा। कान टेस्ट यूज़ किया जाता है सिफिलिस के लिए, किसके लिए, सिफिलिस को डायग्नोस करने के लिए। जो VDRL टेस्ट होता है, कान टेस्ट है, सब सिफिलिस को डायग्नोस करने के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पर ये वॉसरमैन रिएक्शन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखें। वॉसरमैन रिएक्शन टेस्ट, कान टेस्ट, ये दोनों एक ही टेस्ट है जो कि यहाँ पर सिफिलिस को डायग्नोस करने के लिए यूज़ किए जाएंगे। इसमें सिफिलिस एंटीबॉडी आपके शरीर में प्रेजेंट तो नहीं है, वो चीज़ चेक करने के लिए कांस टेस्ट और वॉसरमैन टेस्ट है जो किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज पॉट्स डिसीज इज। तो पॉट्स डिसीज कहाँ की डिसीज है, टीबी, मेनिंजाइटिस, टीबी स्पाइन, टीबी बोन की कि टीबी लंग्स की। कहाँ की टीबी है पॉट्स डिसीज, पॉट्स डिसीज है जो कहाँ की, ट्यूबरक्लोसिस है। लंग्स के लिए तो पल्मोनरी टीबी नाम दिया जाता है। ये पॉट्स डिसीज कहाँ पे होगी, हड्डियों में। हड्डियों का जो ट्यूबरक्लोसिस है तो रेयरली होगा। यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस स्पॉन्डिलाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पाइनल इन्फेक्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पर ऑस्टियोमाइलाइटिस और अर्थराइटिस दोनों इन्वॉल्व रहेंगे एक ही सेम टाइम पर। तो ये क्या है, पॉट्स डिसीज पूछते हैं यदि आपको, तो क्या है, ट्यूबरक्लोसिस है कहाँ की, बोन्स की, हड्डियों की। नेक्स्ट वन, रेप्डोसार्कोमा इन चिल्ड्रन ओरिजिनेट्स इन। रेप्डोसार्कोमा बच्चों में कहाँ से ओरिजिनेट होगा, सेरिब्रम से, किडनी से, स्ट्रिएटेड मसल्स से कि टेंडोन से। तो यहाँ पर जो रेप्डोसार्कोमा, सार्कोमा का मतलब है कुछ कैंसर की कंडीशन है। अब यहाँ पर एक मैलिग्नेंट पीडियाट्रिक सॉफ्ट टिश्यू में होने वाला सार्कोमा है जो कि स्केलेटल मसल्स को अफेक्ट करेगा। और यहाँ पर जो आपका अफेक्टेड चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, वो होंगी स्ट्रिएटेड मसल्स। कौन सी, स्ट्रिएटेड मसल्स। रेप्डोसार्कोमा क्या है, प्रिमिटिव पीडियाट्रिक मैलिग्नेंट सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा है स्केलेटल मसल्स का, जो कि मेसेनकाइमल सेल से, कहाँ से, मेसेनकाइमल सेल से होगा। और ये जिन बच्चों की उम्र 6 साल तक की एज की होती है उनमें होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, स्ट्रिएटेड मसल्स। नेक्स्ट वन, ब्रेयांट ट्रैक्शन इज इंडिकेटेड इन। तो ब्रेयांट ट्रैक्शन है किसके लिए यूज़ किया जाएगा, फ्रैक्चर ऑफ फीमर, फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, स्पाइनल फ्रैक्चर या फिर फ्रैक्चर ऑफ रेडियस। तो ब्रेयांट ट्रैक्शन किसके लिए यूज़ किया जाएगा, यहाँ पे देखिए ब्रेयांट ट्रैक्शन। तो ब्रेयांट ट्रैक्शन यूज़ किया जाता है फ्रैक्चर ऑफ फीमर के लिए। जब फ्रैक्चर कहाँ पर हुआ, वो फीमर में, आपकी बॉडी की जो सबसे लंबी हड्डी है, तब यहाँ पे यूज़ किया जाएगा क्या, ब्रेयांट ट्रैक्शन। यहाँ पर ट्रैक्शन का मतलब है कि कुछ एक्स्ट्रा वेट लगाया जाना जिससे मोबिलाइजेशन ना हो सके। तो ये क्या करेगी, आपके लिम्स को ऊपर की तरफ पुल करके रखेगी। और यहाँ पर जो ट्रैक्शन जनरली यूज़ किया जाता है बच्चों के लिए, क्यों, क्योंकि बच्चे शांत तो बैठते नहीं हैं, तो उनकी इमोबिलाइजेशन करने के लिए, फ्रैक्चर को ट्रीट करने के लिए क्या यूज़ किया जाएगा, ब्रेयांट ट्रैक्शन। नेक्स्ट वन इज बेस्ट पोजीशन फॉर क्लाइंट इन हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। यदि मरीज को हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हुआ है तो कौन सी पोजीशन देंगे, नी चेस्ट पोजीशन, ट्रेंड लैंडवर्क पोजीशन, फॉलोअर्स या फिर लेटरल पोजीशन।
हाइपोवॉलेमिक शॉक की कंडीशन यदि किसी मरीज को होती है तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़, मरीज को जब शॉक की कंडीशन हुई है, यहाँ पर हाइपोवॉलेमिक का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी का जो इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस है बहुत कम हो गया है, और ऐसे केस में यदि शॉक होगा तो आप मरीज को ट्रेंडलैंड वर्क पोजीशन देंगे। क्यों? यहाँ पर द पेशेंट्स supine on the table with their head declined below their feet at the angle of roughly 16 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर ट्रेंडलैंड वर्क पोजीशन दी जा रही है शॉक के मरीज को। क्यों? ताकि एक्सट्रीमिटीज एलिवेट रहें और जो ब्लड की सप्लाई है वो ज़रूरी अभी कहाँ पे? ब्रेन के लिए, ताकि शॉक की सिचुएशन को प्रिवेंट किया जा सके। और यही सेम पोजीशन दी जाती है जब यूट्राइन प्रोलैप्स हो रहा हो, तब यूट्रस प्रोलैप्स होती है तब भी यही पोजीशन दी जाती है। तो यहाँ पर ट्रेंडलैंड वर्क पोजीशन दी जाएगी किसके लिए? पेशेंट को, यदि हाइपोवॉलेमिक शॉक हुआ है तो। नेक्स्ट वन, इन ट्रियाज येलो कलर इंडिकेट। तो ट्रियाज में येलो कलर का मतलब क्या है? इमरजेंट, अर्जेंट, नॉन अर्जेंट या फिर डेड। तो ट्रियाज, जो ट्रियाज कलर कोड सिस्टम यूज किया जाता है इमरजेंसी के केस में, तो ट्रियाज में येलो कलर का मतलब होता है क्या? अर्जेंट। ब्लू है मतलब रिससिटेशन, रेड है मतलब इमरजेंट, येलो है मतलब अर्जेंट, ग्रीन है मतलब कम जरूरी है, और वाइट हो जाता है मतलब ज़्यादा जरूरी नहीं है, नॉन अर्जेंट। नेक्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ फ्लूइड लॉस फ्रॉम द किडनी पर डे इज। तो एक दिन में आपकी स्किन पर डे है, एक दिन में आपकी स्किन कितना फ्लूइड लॉस करेगी? 450 ml, 150 ml, 1500 ml या फिर 500 ml पर डे स्किन भी आपकी फ्लूइड का लॉस करती है, और वो होता है 450 ml। किडनी की बात करें तो 1.5 लीटर 1500 ml। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जो आप सांस लेते छोड़ते हैं उसके थ्रू जो फ्लूइड लॉस होगा, वाटर लॉस होगा, वो होगा 0.4 लीटर और 400 ml। जीआईटी ट्रैक्ट से 200 ml होगा, और स्किन से कितना होगा? 500 ml तक हो सकता है, और हाफ लीटर तक। तो यहाँ पर जो आपकी स्किन से फ्लूइड लॉस होगा वो कितना होगा? वो होगा आपका 450 ml। कितना? 450 ml। नेक्स्ट वन इज अर्ली साइंस ऑफ पार्किंसंस डिसीजेस। तो अर्ली साइन क्या है पार्किंसन डिसीज के? ऑप्शन में है यहाँ पर रिजिडिटी, ट्रेमर, ब्रैडिकार्डिया, फिर अकाइनेसिया। तो अर्ली साइन क्या है पार्किंसन के? ऑप्शन में है आपके रिजिडिटी, ट्रेमर, ब्रैडिकार्डिया, अकाइनेसिया। पार्किंसन होता है ओल्ड एज में। कब होता है? ओल्ड एज में होगा। और यहाँ पर इसके अर्ली साइन क्या होंगे? ट्रिमर्स। पार्किंसंस क्या है? डिजनरेटिव प्रोग्रेसिव डिसीज है, जिसमें आपका जो डोपामीन का लेवल है क्या होगा? धीरे धीरे कम होने लगता है। डोपामीन का लेवल कम होगा, न्यूरोट्रांसमीटर है तो सिग्नल देना उतना प्रॉपर नहीं जाएंगे। इसमें पर्सन को क्या होंगे? ट्रिमर्स होंगे हाथ पैर में, पोस्चर भी गड़बड़ रहेगा, सफलिंग गेट रहेगा, ट्रेम्बलिंग है जो आपकी क्या रहेंगी? एक्सट्रीमिटीज़ रहेंगी, और यहाँ पर आपका पोस्चर है जो आगे की तरफ झुक जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे? सफलिंग गेट। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी प्लेटलेट इज अ प्रोड्रग। तो इनमें से कौन सी एंटी प्लेटलेट है जो कि एक प्रोड्रग है? एस्पिरिन, डायप्रेडामोल, टिक्लोपिडिन या फिर एप्सीमैब। कौन सी मेडिसिन है यहाँ पर एंटी प्लेटलेट प्रोड्रग? तो वो होगी यहाँ पर आपकी टिक्लोपिडिन। क्या है? टिक्लोपिडिन। मार्केट में टिक्लिड नाम से मिल जाएगी, और जो कि जनरली यूज़ की जाएगी थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक्स के रिस्क को कम करने के लिए। किसके लिए? थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक को कम करने के लिए। तो यहाँ पर टिक्लोपिडिन क्या है? एक एंटी प्लेटलेट ड्रग है जो कि एक प्रोड्रग है। नेक्स्ट इज अर्गोमेट्रिन इज यूज्ड इन। तो अर्गोमेट्रिन का यूज़ किसके लिए किया जाता है? पोस्टपार्टम हेमरेज के लिए, कॉन्ट्रासेप्शन के तौर पर, इंडक्शन ऑफ लेबर या फिर ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट में। तो अर्गोमेट्रिन यूज़ किया जाता है पीपीएच को ट्रीट करने के लिए। लेकिन यदि मरीज को हाई बीपी की समस्या हो या फिर हार्ट रिलेटेड डिसीज़ हो तब अर्गोमेट्रिन नहीं दिया जाता, क्योंकि ये यूट्रस को रप्चर करके और प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। तो यहाँ पर जो अर्गोमेट्रिन का यूज़ किसके लिए किया जाएगा? पीपीएच के लिए। लेकिन कॉन्ट्रा इंडिकेशन पूछें तो हाई बीपी वाले मरीज हो गए, जैसे प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया वाले हो गए, या फिर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है तो उनको ये। द फ्लोटिंग टिप ऑफ आइसबर्ग रिप्रेजेंट। तो आइसबर्ग की जो फ्लोटिंग टिप है ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? एक होता है हिस्सा बाहर की तरफ और एक होता है अंदर की तरफ।
फ्लोटिंग टिप की बात की जा रही है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, लेटेंट केस, क्लिनिकल केस, अनडायग्नोस्ड केस या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्लोटिंग टिप की बात की जाए यहाँ पर देखिए रहा आपका आइसबर्ग, तो फ्लोटिंग टिप रिप्रेजेंट करेगी क्लिनिकल केसेस को। किसको, जो क्लिनिकल केस हैं जो विजिबली दिखाई दे रहे हैं, वो विजिबल केस हैं जो डॉक्टर ने चेक कर लिए, वो सब किस में आएंगे, फ्लोटिंग टिप में। अब जो इनविजिबल केसेस हैं, मतलब जो कैरियर हैं अभी तक वो डायग्नोस ही नहीं हुए हैं, वो किस में आएंगे, बॉटम में। किस में आएंगे, बॉटम में। लेकिन जो फ्लोटिंग टिप है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, जो भी केस डिटेक्ट हो गए हैं, कन्फर्म हो गए हैं, वो क्लिनिकल केसेस। नेक्स्ट इज मिड आर्म सर्कमफेरेंस इज कांस्टेंट ड्यूरिंग। तो मिड आर्म सर्कमफेरेंस जो हम साके टेप से यूज़ करते हैं, कांस्टेंट किस एज में हो जाएगा, मतलब ज़्यादा बढ़ेगा ना घटेगा। 0 से 6 मंथ, 1 to 5 ईयर, 5 to 10 ईयर या फिर 10 to 15 ईयर्स की एज में। कांस्टेंट का मतलब है एक जगह आके रुक जाएंगे। मिड आर्म सर्कमफेरेंस किस एज में एक जगह आके रुक जाएगा, तो ये होता है जनरली 1 से 5 साल की उम्र में। आप देखना 1 से 5 साल तक के एज ग्रुप के बच्चों को जो उनकी आर्म है, जो मिड आर्म सर्कमफेरेंस है, वो आपको कॉमन और सेम देखने को मिलेगा। इस एज तक क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जो शुरुआती एज होती है बच्चे की, उसमें क्या होता है, चेंजेबल रहता है। छोटा होगा बच्चा तो थोड़ी कम होगा, बढ़ेगा। लेकिन यदि जब आप 1 से 5 साल तक के बच्चे में देखेंगे तो ये आपको सेम देखने को मिलेगा। ये क्या हो जाएगा, इस एज तक कांस्टेंट हो जाएगा। मिड आर्म सर्कमफेरेंस चेक किया जाता है साके टेप से। यदि ग्रीन बैंड है मतलब बच्चे को कोई भी माल न्यूट्रिशन नहीं है, और यदि येलो है मतलब बच्चे को मॉडरेट माल न्यूट्रिशन है, रेड है तो सीवियर है, और ऐसे केस में बच्चे को इमरजेंसी में ट्रीट भी करना पड़ सकता है। नेक्स्ट इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किस रूट से एडमिनिस्टर की जाती है, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावीनस। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किस रूट से दी जाती है, एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाती है इंट्रामस्कुलर रूट से। वास्टस लेटरलिस मसल्स, कौन सी मसल अपनाई जाती है, वास्टस लेटरलिस मसल्स है जो यहाँ पे बच्चे में अपनाई जाएगी। किसके लिए, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के लिए। एग्जाम में आपको आ सकता है या तो पेंटावेलेंट वैक्सीन पूछेंगे तो उसमें इंक्लूड कर दी गई है हेपेटाइटिस बी, लेकिन सिंगल भी पूछें तब भी आपको क्या कहना है, वास्टस लेटरलिस मसल्स में इंट्रामस्कुलर रूट से हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दी जाती है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में कौन सी वैक्सीन नहीं दी जाती, MMR, हेपेटाइटिस बी, DPT या फिर DT। कौन सी वैक्सीन नहीं दी जाती प्रेगनेंसी में, तो वो होती है रूबेला कंटेनिंग वैक्सीन। कौन सी, रूबेला कंटेनिंग वैक्सीन, वो है यहाँ पर MMR वैक्सीन। रूटीनली तो जो दी जाती हैं, कौन कौन सी दी जाती हैं, TT, TD, TDAP दी जाती है, इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा दी जाती है। MMR, वेरिसेला, लाइव इन्फ्लुएंजा और BCG ये यहाँ पे नहीं दी जाती हैं, ये तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेट मानी जाती हैं। MMR, वेरिसेला, लाइव इन्फ्लुएंजा और BCG वैक्सीन ये क्या है, परमानेंट कॉन्ट्राइंडिकेट मानी जाती हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रिस्क फॉर एन इमोबिलाइज्ड क्लाइंट। यदि मरीज इमोबिलाइज्ड है, इमोबिलाइज का मतलब है कि मान लो फ्रैक्चर हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहा है, तो ऐसे केस में क्या होने का रिस्क, इमोबिलाइज है तो क्या होने का रिस्क होगा, हाइपोकैलेमिया, हाइपोनेट्रेमिया, हाइपोकैल्सेमिया या फिर हाइपरकैल्सेमिया। तो मरीज को क्या होने का चांस रहेगा, यदि मरीज इमोबिलाइज है, इमोबिलाइजेशन का मतलब है कि चल फिर नहीं पा रहा है, तो ऐसे केस में मरीज में क्या होने का चांसेस रहेगा, वो होगा मरीज में क्या, हाइपरकैल्सेमिया। हाइपरकैल्सेमिया क्यों होगा, क्योंकि जो बोन रिमॉडलिंग है, जो मैंने आपको कल की क्लास में स्केलेटल सिस्टम वाली क्लास में पढ़ाई थी, जो सेल्स हैं बोन रिमॉडलिंग सेल्स और बोन फॉर्मिंग सेल्स, तो यहाँ पर क्या होगा, यदि मरीज चल फिर नहीं पाएगा तो यहाँ पर हाइपरकैलेमिया होगा। क्यों, इंक्रीज्ड बोन रिमॉडलिंग के कारण बोन रिमॉडलिंग है जो बढ़ जाएगा, इसीलिए यहाँ पर मरीज में कैल्शियम का लेवल भी बढ़ने के चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पर यदि पर्सन क्या है, इमोबिलाइज है, तो उसमें हाइपरकैलेमिया होने का रिस्क ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट इज
व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन शुड बी फॉर गिविंग एवाक्यूएट एनीमा इन एडल्ट। तो यदि किसी मरीज में आप एवाक्यूएंट एनीमा देते हैं, मतलब आपको पूरा जो खाली करना है उसका पेट, तो यहाँ पर एवाक्यूएंट एनीमा दिया जा रहा है, कोई भी सर्जरी के पहले भी दिया जाता है। तो यहाँ पर कितना फ्लूइड सॉल्यूशन यूज़ किया जाएगा, 100 ml और लेस, 150 ml और लेस, 250 to 500 ml, 500 से 1000 ml तक। तो जो सॉल्यूशन यूज़ किया जाएगा एक एडल्ट पर्सन में एवाक्यूएंट एनीमा के लिए वो होगा 500 से 1000 ml तक। कितना, 500 to 1000 ml तक। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सीवियर डिजिटालिस टॉक्सिसिटी द ड्रग ऑफ चॉइसेस। तो यदि किसी मरीज को डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी हुई है तो यहाँ पर कौन सी मेडिसिन देके उसके इफेक्ट को आप कम करेंगे, फेनिटोइन, प्रोप्रानॉल, इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन या फिर फैब फ्रैगमेंट ऑफ डिजिटालिस एंटीबॉडी। क्या देंगे मरीज में आप, यदि डिजिटालिस टॉक्सिसिटी हुई है, डिगॉक्सिन ओवरडोज हो गया है, तो आप यहाँ पर क्या देंगे उसको कम करने के लिए, तब आप देंगे फैब फ्रैगमेंट ऑफ डिजिटालिस एंटीबॉडी। क्या देंगे, फैब फ्रैगमेंट ऑफ डिजिटालिस एंटीबॉडी। डिगॉक्सिन नहीं दी जाती और डिजिटालिस एजेंट नहीं दिए जाते हैं जब पल्स रेट आपकी बिलो 60 चली जाए। एग्जाम में आपको आता है, डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी के साइन सिम्टम भी आते हैं। नेक्स्ट वन, द फर्स्ट रिकॉर्डेड पेंडेमिक वॉज कॉल्ड द ब्लैक डेथ इज। तो सबसे पहला जो पेंडेमिक रिकॉर्ड किया गया था ब्लैक डेथ, क्या किया गया था, ब्लैक डेथ। नाम क्या था, रेबीज, लेप्रोसी प्लेग या फिर कोविड-19। कोविड-19 भी पेंडेमिक घोषित हो चुका है, याद रखिए आप। अब यहाँ पर ब्लैक डेथ की बात की जा रही है जो कि सबसे पहला रिकॉर्डेड था, कुछ 1400 या 1500 सन में घोषित किया गया था। तो वो था आपका क्या, प्लेग। क्या है, प्लेग, जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद फैला था क्या, ब्लैक डेथ और प्लेग। नेक्स्ट वन इज पैगेट्स डिसीज। तो पैगेट्स डिसीज कहाँ की डिसीज है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर की, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, बॉन डिसऑर्डर है कि कार्डियक डिसऑर्डर है, पैगेट्स डिसीज। तो पैगेट्स डिसीज है बॉन डिसऑर्डर। क्या है, क्रॉनिक बॉन रिमॉडलिंग डिसऑर्डर है। क्या है, क्रॉनिक बॉन रिमॉडलिंग डिसऑर्डर। आपकी बॉन्स क्या होंगी, स्पाइरल शेप में हो जाएंगी, मोल्ड हो जाएंगी। तो ये क्या है, पैगेट्स डिसीज, बॉन्स का डिसऑर्डर है। नेक्स्ट वन इज एम्बोलाई ड्यू टू डीवीटी गोज टू। तो जो एम्बोलाई का फॉर्मेशन होगा डीप वेन थ्रोम्बोसिस के कारण, तो जो एम्बोलाई है कहाँ पे जाएगा, स्प्लीन में जाएगा, लीवर में जाएगा, लंग्स में जाएगा कि ब्रेन में जाएगा। तो जो एम्बुलस फॉर्मेशन हो रहा है डीवीटी के कारण, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के कारण जो एम्बोलाई बना है, तो यहाँ पर ये कहाँ पे जाएगा, तो ये जाएगा आपका लंग्स में। कहाँ पर, लंग्स में। जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है जनरली कब होंगे, जो ब्लड क्लॉट है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होगा, जो ब्लड क्लॉट है डीप वेन थ्रोम्बोसिस वाले क्या रहेंगे, आपके लेग के थ्रू ट्रेवल्स होते हुए ब्लड वेसल्स के थ्रू कहाँ पे जाएंगे, आपके लंग्स में, जो कि लो ऑक्सीजन लेवल का काम। जब मान लीजिए आपका जो फ्लो हो रहा है आर्टरीज में ब्लड का, वहाँ पे वेसल्स में कुछ भी क्या हो जाए, जो वेसल्स हैं जहाँ पे पाइप जैसी ही रहती हैं, कुछ भी आके बीच में ऑब्स्ट्रक्शन का काम कर जाए, तो वही ब्लड तो आपका साथ में ऑक्सीजन लेके जाता है। और ऐसे केस में यदि ये आपके लंग्स तक पहुँच जाए एम्बुलाई बन के है, जो क्लॉट बन के, तो क्या करेंगे, आपको ऑक्सीजन की सप्लाई तो कम करेंगे ही करेंगे, साथ में आपके हार्ट फेलियर का रीज़न भी बन जाएंगे। नेक्स्ट वन, बॉन डिस्फेजिया इज ड्यू टू। तो बॉन डिस्फेजिया किसके कारण होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस, विटामिन डेफिशिएंसी, फॉल्टी डेवलपमेंट या फिर फॉल्ट न्यूट्रिशन के कारण। क्वेश्चन ध्यान से देखें, क्वेश्चन में कहा गया है डिस्फेजिया नहीं है, यहाँ पर बॉन डिस्फेजिया की बात की जा रही, किसकी, बॉन डिस्फेजिया। तो बॉन डिस्फेजिया है जो किसके कारण होगा, इसको स्केलेटल डिस्फेजिया के नाम से भी एग्जाम में आ सकता है। तो बॉन डिस्फेजिया होगा आपका किसके कारण, ये होगा आपका फॉल्टी डेवलपमेंट के कारण। किसके कारण, फॉल्टी डेवलपमेंट के कारण, जिसमें आपके बोन्स और कार्टिलेज की क्या होगी, एबनॉर्मल ग्रोथ होगी, जिसके कारण साइज शेप भी डिस्टर्ब रहेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, फॉल्टी डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन अ न्यूनेट। तो न्यूनेट में हीमोग्लोबिन का अमाउंट कितना होगा, ऑप्शन में 14 से 16 ग्राम %, 16 to 18 ग्राम %,
12 to 14 ग्राम परसेंट या फिर 10 to 12 ग्राम परसेंट, कितना नियोनेट में हीमोग्लोबिन का अमाउंट होगा? तो वो होगा 16 to 18 ग्राम परसेंट। कितना? 16 से 18 ग्राम परसेंट। नेक्स्ट वन इज पढ़े भारत कैंपेन इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो पढ़े भारत कैंपेन किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? तो पढ़े भारत कैंपेन क्या है? पढ़े भारत कैंपेन लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। यहाँ पर पढ़े भारत कैंपेन के तहत 100 दिन के लिए कैंपेन लाया गया था, जिसमें 1 जनवरी से 10 अप्रैल तक चला था। मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था 1 जनवरी से लेके 10 अप्रैल तक के लिए, 10 अप्रैल 2022 तक के लिए पढ़े भारत कैंपेन, जिसमें अच्छी अच्छी बुक्स प्रोवाइड की गई थी ताकि बच्चे प्रॉपर तरीके से अपनी स्टडी कर सकें। नेक्स्ट वन इज दीक्षा वेब पोर्टल इज एसोसिएटेड विथ विच यूनियन मिनिस्ट्री? तो यहाँ पर एक किस मिनिस्ट्री ने कौन से प्रोग्राम लॉन्च किए हैं? 5 से 6 क्वेश्चन आज की क्लास में ऐड आपको किए गए हैं। तो यहाँ पर है दीक्षा, जो कि एक पोर्टल है, वेब पोर्टल, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर? तो कौन सी मिनिस्ट्री ने ये दीक्षा वेब पोर्टल लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको लॉन्च किया था। दीक्षा ऐप है जो कि एक NCERT बेस्ड टेक्स्ट बुक रहेंगी, यहाँ पर कॉमिक्स रहेंगे बच्चों को पढ़ने के लिए। तो ये क्या था इस पोर्टल का नाम? दीक्षा वेब पोर्टल। नेक्स्ट इज हु इज द एविएशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो उड्डयन मंत्रालय, जो फ्लाइट्स वगैरह आपकी चलती हैं, उड्डयन मंत्रालय एविएशन मिनिस्ट्री है। इसके मिनिस्टर कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू, VK सिंह या फिर मनसुख मांडविया? तो मनसुख मांडविया है आपके कौन रिसेंट में? यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, एविएशन मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। नेक्स्ट वन इज विच कंट्रीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द क्वाड ग्रुप? क्वाड मतलब होता है 4, और इसमें कौन सा देश इसका सदस्य नहीं है? USA, ऑस्ट्रेलिया, रसिया या फिर इंडिया? क्वाड देशों में 4 देश इंक्लूडेड हैं, जिसमें से रसिया इसका देश नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, US, इंडिया एंड जापान। क्या है? ऑस्ट्रेलिया, US, इंडिया और जापान ये क्या है? क्वाड देश के 4 सदस्य हैं सॉरी, लेकिन जो नहीं है वो क्या है? रसिया। तो यहाँ पर याद रखें USA, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान। क्या है? इंडिया एंड जापान क्वाड ग्रुप के सदस्य हैं, लेकिन जो नहीं है वो क्या है? यहाँ पर रूस और रसिया। नेक्स्ट वन इज व्हेन इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व्ड? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाते हैं आप? March 1, March 2, March 3 या फिर March 5? एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो हमारा शॉर्ट्स चैनल है और यही मेडिकल नर्सेस, सब दोनों चैनल पर आपको जिस मंथ में जो भी आपके हेल्थ से रिलेटेड डेज रहेंगे उसका एक आपको शॉर्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा विदिन 1 मिनट के अंदर का, जिसमें आपको क्या थीम है, कब लॉन्च किया गया, किसने लॉन्च किया, क्या है, 1 मिनट में आपको वो चीज़ें बताई जाएंगी। तो प्लीज़ ज़रूर देखा कीजिए। तो यहाँ पर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हम कब मनाते हैं? हर साल 3 मार्च को। कब मनाते हैं? 3 मार्च को, 3 मार्च। नेक्स्ट वन इज द प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू द। तो यदि कोई प्रेसिडेंट, यदि कोई राष्ट्रपति रिजाइन करना चाहता है तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा? चीफ जस्टिस को, मतलब CJI को, पार्लियामेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, कि प्राइम मिनिस्टर को? अब यहाँ पर आपको एग्जाम में CJI पूछे जा सकते हैं। इंडिया के रिसेंट में CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो कौन है? धनंजय वाय चंद्रचूड़। यदि CJI पूछे जाए आपके तो कौन है यहाँ पर? आप या तो DY चंद्रचूड़ नाम याद रखें, या फिर आप नाम याद रखें कि ओनली चंद्रचूड़। आपको आ सकता है चीफ जस्टिस। तो जो रेजिग्नेशन देंगे प्रेसिडेंट अपना, राष्ट्रपति, जो रिसेंट में हमारी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है?
द्रौपदी मुर्मू। तो यदि अपना ये रेजिग्नेशन देना चाहें तो ये किसको देंगी? तो ये अपना रेजिग्नेशन किसको देंगी? वाइस प्रेसिडेंट को। किसको देंगी? वाइस प्रेसिडेंट को। और यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट है रिसेंट में कौन है? इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट कौन है रिसेंट में? तो वो है आपके जगदीप धानकर। क्या है? जगदीप धानकर। नाम में यहाँ पे मैंने इसलिए ऐड कर दिया ताकि आपको याद रहे। CJI इंडिया के DY चंद्रचूड़, वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धानकर, प्राइम मिनिस्टर तो सबको पता है मोदी जी, एंड जो अभी रिसेंट में प्रेसिडेंट है वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो यदि द्रौपदी मुर्मू चाहें तो अपना रेजिग्नेशन किसको देंगी? जगदीप धानकर को, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये रूल है। नेक्स्ट वन, फॉर व्हाट पीरियड डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस? कितने टाइम पीरियड के लिए एक प्रेसिडेंट है जो कि ऑफिस में रह सकता है, मतलब कार्यकाल कितना होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में है आपको 5 साल टिल द एज ऑफ 65 ईयर, 6 ईयर या फिर 2 ईयर। तो पार्लियामेंट में, इंडियन पार्लियामेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, दोनों का कार्यकाल होता है कितना? 5 साल तक का। कितना? 5 ईयर का। ये प्रेसिडेंट के लिए भी और वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी है। नेक्स्ट वन इज हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा? मोदी जी को, मान लीजिए हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनको अपॉइंट कौन कर सकता है? लोकसभा, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट या फिर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो ये कौन अपॉइंट करेगा? ये करेगा कौन? प्रेसिडेंट। कौन करेगा? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है आपका द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन फ्री इंडिया वॉज? तो जब भारत आज़ाद हो गया था तो उसके बाद पहली वुमेन गवर्नर कौन बनी थी? मिसेज इंदिरा गांधी, मिसेज विजय लक्ष्मी पंडित, मिसेज सरोजनी नायडू या फिर मिसेज सुचिता कृपलानी। तो आज़ाद भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? वो थी सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। फर्स्ट वुमेन गवर्नर आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया, जब भारत आज़ाद हो गया था उसके बाद, तो बनी थी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट वन इज एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स विच कैन बी कास्ट इन EVMs? तो जो EVM मशीन होती हैं जिसमें वोटिंग सिस्टम हो गया है नाउअडेज, तो उसमें कितनी वोटिंग तक जा सकती है? 2500, 2000, 3000 या फिर 2600? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। क्लास को लाइक ज़रूर करें। जैसा मैंने आप सभी से कहा था कि आपकी नाइट में जो क्लास होगी तो आपको हर एक क्लास में अब 4 से 5 क्वेश्चन GK GS के भी ऐड किए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।